नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज हम आप सबों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम कवर करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के कहानी को जिसके बारे में आप सब पहले से परिचित होंगे। तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल किया जिनको प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जद्दोजहद करते हैं। तो फटाफट आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और सभी मित्रों को जोड़ लीजिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं, देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करेंगे। इसकी कहानी को समझेंगे, इसकी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे गांव के एक छोटे से घर से निकल करके उस बुलंदी को प्राप्त किया जिसे हर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए हम इसके कहानी को समझते हैं शुरुआत से। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। उस समय के ब्रिटिश हुकूमत के बंगाल प्रेसिडेंसी के सिमरिया गांव में। वर्तमान में ये गांव बिहार के बेगूसराय जिले में आता है। इनके पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह था जो एक सीधे साधे किसान थे। इनकी माताजी का नाम मनरूप देवी था। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है और इनके बाद मानो इसके घर में मातम छा जाता है। पूरी तरह से मानो एक तरह से संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस संकट के घड़ी में उनके समाज के लोग, उनके रिश्तेदार और उनके पिताजी के जो भी दोस्त थे, सब ने भरपूर मदद किया और सब ने फिर से उसकी जो परिवार की जो नींव हिल चुकी थी उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की। इस बीच कई दिन इसके घर में चूल्हा नहीं जलते थे, जिस कारण से रामधारी सिंह दिनकर के बाल मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और तभी से इसकी मस्तिष्क में विचार उपज लेना स्टार्ट कर दिया। और ये 3 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम बसंत सिंह था, इनके बाद रामधारी सिंह और सबसे छोटे भाई सत्यनारायण सिंह थे। और पूरी परिवार की जो जिम्मेवारी थी वो उनके माताजी के कंधे पर आ गई थी। तीनों भाई सुबह सुबह अपनी जो सिमरिया क्षेत्र है वो गंगा जी के नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो अपने गंगा जी के नदी के तट पर जाते थे। वहाँ तीनों भाई सुबह सुबह कुश्ती कसरत करते थे, फिर वहीं स्नान करते थे गंगा जी में, फिर घर आते और वहाँ से ये लोग अपनी पढ़ाई के लिए अपना स्कूल जाया करते थे। हल्की फुल्की गांव की जो प्राथमिक पढ़ाई होती है वहाँ से गांव से प्राप्त की। और जब आगे की पढ़ाई की बात आई रामधारी सिंह दिनकर की, तब बसंत सिंह और सत्यनारायण सिंह इन दोनों भाइयों ने आगे कदम बढ़ाया और निर्णय लिया कि हम दोनों भाई अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ 3 भाइयों को पढ़ा पाना मुश्किल था। उस समय घर की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तो इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ाने का सबने निर्णय लिया। ये बात है उस समय की जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चरम पर था और उस समय ब्रिटिश जितने भी विद्यालय थे, जितने भी ब्रिटिश सामान थे, उनका बहिष्कार हो रहा था। सभी भारतीय जो माता पिता थे वो अपने बच्चों का नाम कटा रहे थे ब्रिटिश विद्यालय से। और उसी समय जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, समाज सुधार शिक्षक थे, उन्होंने शहर के हर एक, देश के हर एक कोने में, हर एक कस्बे में विद्यालय खोले और वहीं पर इन्होंने अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर 12 गांव के एक मिडिल स्कूल में अपना नामांकन कराया। इसी बीच 1921 ईस्वी में ही मात्र 13 वर्ष की आयु में इसके माताजी दिनकर का शादी कर देते हैं सोमवती से। फिर भी इसका पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा लगता था, ये हमेशा किताब पढ़ते रहते थे। और आगे जब 10वीं में ये गए तो 10वीं की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपने गाँव से 15 किलोमीटर दूर मोकामा घाट हाई स्कूल में नामांकन कराया। ये
डेली सुबह 5 बजे घर से निकलते, बीच में गंगा नदी पार करते और 10 बजे स्कूल पहुंचते। भर दिन स्कूल में पढ़ाई करते, फिर जैसे 5 बजे स्कूल में छुट्टी होती, दौड़ते दौड़ते 9 बजे तक घर पहुंचते। घर पहुंचकर खाना खाते और पूरे घर को डिबिए की रोशनी में रामचरितमानस सुनाते थे। फिर अपना होमवर्क पूरा करते, तब जाकर इनको कहीं विश्राम मिलता था। और इन्होंने अपनी मैट्रिक एग्जाम में पूरे राज्य में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इस तरह से फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा और इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पटना कॉलेज से इतिहास विषय में पूरी की। जब ये पटना कॉलेज में अध्ययन का काम कर रहे थे तो वहाँ इनकी मुलाकात राहुल सांकृत्यान, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जैसे लोगों से भी वहाँ इनसे मुलाकात हुई और मित्रता हुई इनकी मित्रता हुई। और यही से इन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो विचार थी, जो बचपन से इसके ऊपर जो गहरा प्रभाव था, जो इन्होंने झेला था बचपन में गरीबी, इसके ऊपर जो बाल मन पर प्रभाव पड़ा था, वो सारे विचार अब बाहर निकलने लगे कागज पर। इन्होंने कागज पर अपने विचार, अपनी बातों को कविता के माध्यम से व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये कविता लिखते थे। एक दिन इसकी पहली जो कविता थी बेगूसराय से छपने वाली मासिक पत्रिका प्रकाश में छपती है। फिर एक दिन उसी पत्रिका के जो संपादक थे वो कहते हैं दिनकर जी से कि तुम तो प्रकाश के स्रोत हो। तब इसकी मन में एक सवाल आता है कि हाँ, मैं तो प्रकाश का स्रोत हूँ और मैं तो हूँ ही रवि सिंह का बेटा। तो इन्होंने उसी दिन से अपने नाम के बाद में टाइटल लगा लिया खुद से दिनकर। तब से इसका नाम पड़ गया रामधारी सिंह दिनकर। फिर ये 20-22 वर्ष के ये जो युवा थे, ये अपनी रचनाएं, अपनी जो संगीत गीत थी प्रकाशित लिखते रहते थे। दिन प्रतिदिन किसी न किसी पत्रिका में इनकी कविताएं छपती रहती थी। फिर बात आती है 1933 में, जब ये भागलपुर विश्वविद्यालय आते हैं किसी कवि सम्मेलन में। वहाँ जब ये रात में हिमालय कविता सुनाते हैं तो सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। इस कविता में राष्ट्रवादी विचारधारा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा जोशीले कविता थे, अंदर में एक तरह का जोश भर गया कि लोगों ने भर रात बार बार मांग की और ये लोगों की मांग पर भर रात कई बार ये कविता सुनाते गए। इस तरह से वहाँ इसको लोगों के बीच पहचान मिली। फिर जब इसकी स्नातक की डिग्री पूर्ण हो गई उसी बीच, तो इनकी माता जी की उम्मीद थी कि रामधारी स्नातक की डिग्री प्राप्त करके घर के लिए कुछ पैसे जुटाए, कहीं नौकरी धर ले और घर की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ले। ये नौकरी की तलाश में निकले, पूरे देश में भटके, कहीं भी इसको नौकरी नहीं मिली क्योंकि ब्रिटिश का राज था और उस समय नौकरी मिल पाना एक अच्छी खासी मुश्किल ही थी। और इन्होंने पूरा तलाश किया, थक कर हार गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसी बीच इनका बरबीघा हाई स्कूल में हेडमास्टर के रूप में 55 रुपये के वेतन पर इसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन वहाँ एक जमींदार का वह स्कूल था, वहाँ सामंती व्यवहार की व्यवस्था थी, इसको वहाँ फिट नहीं बैठा और वहाँ इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सन 1934 में इन्होंने बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार पद पर नौकरी इसको मिली। वहाँ इन्होंने नौकरी करना स्टार्ट किया। लेकिन इसके अंदर की जो कवि थी, लिखने की जो कला थी, इनके विचार जो थे वो कागज़ पर लगातार निकलते जा रहे थे कलमों के माध्यम से और ये बार बार लिखते जा रहे थे। अंततः 1935 का वो वर्ष आया जब इसका पहला काव्य संग्रह रेणुका दुनिया के सामने प्रकाशित होती है। रेणुका पढ़ के दुनिया ने मानो एक नया रूप देखा रामधारी सिंह दिनकर का। एक क्रांतिकारी कवि के रूप में इसकी छवि बिखर गई। ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया कि एक अदना सा कर्मचारी होकर के हमारे अंडर काम करता और हमारे ही अगेंस्ट लोगों को भड़काता, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करता है। तो क्या थी रेणुका की वो पंक्तियां, आप लोग थोड़ा सा सुनिए। वो इस प्रकार थी कि सत्य के हृदय में जिसका प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो, फूक दे सोचे बिना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। तो इस तरह की क्रांतिकारी, इस तरह की विद्रोही कविता, इस तरह के जोशीले कविता के रूप में जाने जाते थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर।
इसके बाद फिर इस तरह की कविता ये प्रकाशित करते रहे और इस कारण से 4 वर्ष के अंदर इसका 22 बार तबादला हुआ। फिर वर्ष आया 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो इनकी एक और नई रचना प्रकाशित हुई, हुंकार। हुंकार ने भी उसी तरह की छाप छोड़ी। इसकी कुछ पंक्ति इस प्रकार से है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ क्यों गए भाई अब मंजिल दूर नहीं है। फिर इसके बाद 1940 में इसकी रसवंती आई, 1940 में इनकी द्वंद्व गीत आई। लगातार इसकी रचनाएं, इनके काव्य संग्रह प्रकाशित होते जा रहे थे और इसकी जो एक क्रांतिकारी छवि थी, लोगों के अंदर जो एक राष्ट्रवाद के विचार ये फैला रहे थे, जिस कारण से अंग्रेज काफ़ी गुस्से में थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि एक हथियार से जितनी चोट लगती है उतना उससे कई गुना ज़्यादा आपके बातों से, आपके शब्दों से, आपके विचारों से लोगों को चोट पहुंचती है, उनसे लोग प्रभावित होते हैं। तो इसके विचार ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लोगों के अंदर एक नई जोश और जुनून भरने में काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा था, जिस कारण से अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा गुस्से होकर के इसका तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर देता है। सन 1942 की यह बात है। फिर 1942 से 1945 तक 3 वर्ष तक ये वहाँ झेलते रहते हैं, नौकरी करते हैं, झेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है। इसका सरकारी नौकरी से मन ऊब जाता, ऊपर से घर की काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा था। घर में जो गरीबी थी, क्योंकि घर की स्थिति जर्जर थी, जो इसकी पुत्री थी उसके पढ़ाई की, उसके शादी उसके लायक हो गई थी, इस तरह से खर्चे बढ़ रहे थे और इसके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ रहा था। इस कारण से 1945 में ये तंग आकर के अंग्रेजी सरकार की इस सरकारी नौकरी को ठोकर मार देता और इस्तीफे दे देता। फिर 1945 के बाद ये योगी पत्रिका में पत्रकार के रूप में जुड़ते हैं। तब 1946 में इसकी एक और नई काव्य संग्रह प्रकाशित होती है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नया क्रांति ला देता है और वह काव्य संग्रह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को साहित्य में आज का गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पंक्ति इस प्रकार से कुछ है, धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को दे दूसरे को दे दिया हृदय था, धर्म पराजित हुआ स्नेह का डंका बजा विजय का, मिली भी दे उसे दान था जिसको मिला हृदय था। तो इस तरह की इनकी बहुत सारी पंक्ति थी। तो हमने एक पंक्ति आपको सुनाने की कोशिश की, आप तक शेयर करने की कोशिश की। फिर इसके बाद जब भारत आज़ाद होने के कगार पर आया 1947 में, तो उस समय महात्मा गांधी की छवि भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा रही थी, इसका नाम का गूंज हो रहा था। तो इन्होंने गांधी जी पर भी 4 लाइनें बोली थी। इन्होंने कहा कि संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। फिर जब भारत आज़ाद होने का घोषणा हुआ तो पता चला इनको कि भारत की 2 टुकड़े हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो इनका दर्द, इनके अंदर की पीड़ा विचार के रूप में प्रकट हो गए और इन्होंने 4 लाइनें इस पर बोली कि हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पैरों में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को तोली जा रही बेहया उस कौम की तकदीर है। इन्होंने अपने विचारों को, अपने दर्द को विचार के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में लोकतंत्र की स्थापना होने की थी, तो इन्होंने जितने भी राजनेता थे, जितने भी बड़े बड़े अफसर थे, उस पर तंज कसते हुए कुछ पंक्ति लिखते हैं। कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जनता आती है। इस तरह से ये अपने अंदर की जितनी भी भावना थी उसको अपने विचार को कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे थे। फिर 1952 में जब भारतीय समाज में अंधविश्वास, जाति प्रथा जकड़ रही थी, तब इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर के एक और नई काव्य संग्रह रचता है, वो है रश्मि रथी। रश्मि रथी ने दलितों के समर्थन में
ये काफ़ी ज़्यादा काम आए। और इसमें मुख्य रूप से कर्ण को केंद्र मान करके बनाया गया है इस पुस्तक को। इसमें इसकी कुछ पंक्ति इस प्रकार से है। कर्ण कहते हैं रश्मि रति में कि मैं जाति गोत्र से हीन दिन, राजाओं के सन्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कहकर मैं शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। छिप कर देख रही थी सारे दृश्य प्रथा, माँ की ममता हुए वृथा। छिप कर भी तो ले न सकी शुद्ध, आंचल छाया की दे न सकी। तो इस तरह की इनकी कुछ पंक्ति थी और हमें तो उतनी इससे जानकारी नहीं, लेकिन हमने आप लोगों तक जितनी हो सके इसकी पंक्ति को आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश की। फिर 1952 ईस्वी में इसकी एंट्री हो जाती है पॉलिटिक्स में। इसको कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है। 1952 से 1963 तक 11 वर्ष तक ये राज्यसभा के सांसद रहते हैं। लेकिन इसको राजनीति का जो हथकंडे होते हैं, लाप लपेटे, ये उसको इनको समझ नहीं आती थी। ये अपने कवि में ही पूरी तरह से घुले रहते थे। फिर 1956 में इसकी एक और काव्य संग्रह आती है, संस्कृति के 4 अध्याय, जिन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति को पूरा विवरण मिलता है इसमें। फिर 1961 में इसकी एक ऐसी काव्य संग्रह आती है जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि रामधारी सिंह दिनकर के एक नए रूप को देखा इस काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के बाद। इससे पहले वो जो भी काव्य संग्रह रचते थे उसमें इनके क्रांतिकारी विचार, विद्रोही कविता के रूप में, विद्रोही कवि के रूप में ये जाने जाते थे। लेकिन 1961 में जब इसकी उर्वशी प्रकाशित होती है तो इसके रामधारी सिंह दिनकर के रोमांटिक रूप को, इसके प्रेम वाले जो विचार हैं, ये देखने को मिलता है 1961 में। और इसी उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को आगे 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। फिर जब इसका राजनीति से मन भर जाता है, वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार से ये तंग आ जाते हैं, तो 1963 ईस्वी में ये इस्तीफे दे देते हैं राज्यसभा के सांसद से। फिर 1963 में इनको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाता है। वहाँ भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। वहाँ से भी ये तंग होकर के कुछ ही दिनों में इस्तीफे दे देते हैं। और 1965 में इनको दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली में इसको हिंदी बोर्ड का सलाहकार नियुक्त कर देता है। तब वहाँ ये नौकरी करना स्टार्ट करता है। इसी बीच 1967 में उनके बड़े पुत्र रामसेवक सिंह का निधन हो जाता है और पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है, पुत्री पोती सबकी पढ़ाई लिखाई, शादी का पूरा दबदबा, घर की स्थिति का इसके कंधों पर आ जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा दुख में रहने लगते हैं, अकेले महसूस करने लगते हैं। ये खुलकर नहीं जी पाते हैं, मन से ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं। पूरी दुनिया को तो ये जीत लिया था, लेकिन खुद से यह हार गए थे मानो। फिर 1974 अप्रैल 1974 की बात आती है, जब ये शांति की खोज के लिए अपने दोस्तों के सुझाव पर तिरुपति मंदिर जाते हैं। मद्रास का तिरुपति मंदिर जाते हैं 23 अप्रैल 1974 ईस्वी को। और वहाँ जब ये श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि हम यहाँ पे रश्मि रथी का पूरा पाठ पढ़ेंगे। पूरा चेन्नई में, पूरा मद्रास में डंका बज जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे रश्मि रथी का पाठ पढ़ने वाले। सभी सड़कें पर लाउड स्पीकर लगा दी जाती है, सभी लोग की भीड़ उमड़ जाते हैं। और ये पूरा उस स्थिति में, उस उम्र में रश्मि रथी का पूरा पाठ पढ़ते हैं। और अगले ही दिन 24 अप्रैल 1974 की वो अंधेरी रातें जब इसके सीने में दर्द उठती है और जब तक इनको अस्पताल ले जाया जाता तब तक ये महापुरुष, ये राष्ट्र कवि हमारे बीच नहीं रहते, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते ऐसे महान व्यक्ति। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर की कहानी थी। कुछ और इनके पुरस्कार की बात करें तो 1959 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1959 में इसको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचे, ये थी उनकी पूरी कहानी। कैसे ये राष्ट्र कवि बने, कैसे इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया और अपनी जो स्वतंत्रता थी खुलकर जिया।
तो इससे हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि हम इससे सीखना चाहिए और हमें भी इस तरह का बनना चाहिए। इन्होंने जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए जो काम किया, आधुनिक साहित्य का विकास में इनका जो योगदान रहा वो कभी भी नहीं भूला जा सकता। आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद करेगी। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उसकी पूरी बायोग्राफी। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो लेफ्ट राइट साइड में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूले। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।